नमस्कार साथियों, आप सभी का सामान्य हिंदी संपूर्ण सीरीज में स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी की संपूर्ण सीरीज में हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह है। इसे ही लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम या समूह भी कहा जाता है। हिंदी में हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या 53 है। अब आपको एक प्रश्न बार बार संशय कर रहा होगा कि हिंदी में वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या तो 52 थी, ये आपने 53 कैसे बता दिया? तो मित्रों, पहले वर्णों की संख्या 52 थी। अब एक वर्ड और हिंदी में जोड़ दिया गया, विशिष्ट व्यंजन, जिसे ल और ड़ की उत्पत्ति मूल माना जाता है, जो उल्लेखित कहाँ मिला है? ऋग्वेद। यह केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्ष 2024 में जोड़ा गया, जिसके कारण हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 होती है। अब जो 53 वर्ण हैं, उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक स्वर है, जिसे अच कहा जाता है। एक व्यंजन है, जिसे हल कहा जाता है। स्वर के पूछा जाए तो कितनी संख्या है स्वर की? तो 11 है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। और इसके भेद कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? प्लुत है, एक हर्ष है, एक दीर्घ है। सबसे पहले देखेंगे प्लुत स्वर, जो हिंदी के 3 के तरह से बनता है। इसे हिंदी में नहीं स्थान दिया गया है। इसको प्लुत स्वर को संस्कृत में देखने को मिलता है। यह हिंदी के 3 की तरह दिखता है। अब देखेंगे हर्ष स्वर। इसे ही लघु स्वर कहा जाता है। इसे ही मूल स्वर कहा जाता है। इसे ही स्वतंत्र स्वर कहा जाता है। यानी इनकी संख्या कुल कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से हैं? एक अ है, एक ई है, एक ऊ है और एक रे है। यानी छोटे वर्ड जिनमें कम मात्रा है, हल्की मात्रा हो, उसे ही स्वतंत्र स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और रे। अब देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर कहा जाता है और संधि स्वर कहा जाता है और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसकी संख्या 7 है। प्रश्न करें कि गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर की संख्या कितनी है? तो 7 है। इसमें मूल दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ हैं और ए, ऐ, ओ, औ यह संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। इन्हीं को
विजातीय स्वर भी कहा जाता है। सजातीय स्वर में क्या है, रे को छोड़कर बाकी के स्वतंत्र तीनों स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। आगे देखेंगे व्यंजन। व्यंजन यानी इसे ही क्या बोला जाता है, हल भी बोला जाता है। एक होता है मूल व्यंजन। इन व्यंजनों में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मक व्यंजन यानी क से वर्णमाला के ह तक के वर्ण मूल व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन क से म तक, इनकी संख्या कुल 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। ये कौन कौन से हैं, य है, र है, ल है, व है। ये कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्मक, ऊष्मक व्यंजन होते हैं स होता है, स होता है और सा होता है और ह होता है। यह ऊष्मक व्यंजन कहलाते हैं। अगर बात करें कुल व्यंजनों की, तो कुल व्यंजनों की संख्या भाई 39 है, परंतु वर्तमान में एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ने के बाद इनकी संख्या 40 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। 25 स्पर्श हो गए, अंतस्थ 4 हो गए जो मैं बात कर चुका हूँ, ऊष्मक 4 हो गए और संयुक्त 4 हो गए, द्विगुण 2 हो गए। ये अगर इसमें एक और जोड़ेंगे विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन 1, अब अगर इनको जोड़ेंगे तो 25 4 29 और 4 33 और 4 37 और 2 39 और 1 40, तो कुल व्यंजनों की संख्या 40 है। आगे देखेंगे, हमने स्पर्श व्यंजन को भी समझा, अंतस्थ को भी समझा, ऊष्मक को भी समझा और द्विगुण ड ढ द्विगुण हैं और विशिष्ट व्यंजन को भी समझा। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो 4 होते हैं, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और स्र होता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि दो व्यंजनों के परस्पर मिलन के बाद ही संयुक्त व्यंजन की उत्पत्ति होती है। जैसे क में स का मिलन छ बना, तर में र का मिलन त्र बना और ज में अंग का ज्ञ बना, सर में र का स्र बना। ऐसे करके संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आगत अयोगवाह, अयोगवाह को देखें तो कौन कौन से हैं, अंग है, अंग को बोला जाता है अनुस्वार, है को अंग है विसर्ग। इसमें जिनका कोई वहन ना हो वो क्या हैं, अयोगवाह हैं। आवश्यकतानुसार स्वर व व्यंजन में प्रयोग किया जाता है अयोगवाह का। आगे देखेंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन जो है इस तरह से बनता है, यह मूलतः
अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैसे आप लिखते हैं ना ऑफिस, ऑफिसर, तो इनमें आगत व्यंजन का उपयोग किया जाता है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नोट में कुल वर्णों को हम देखेंगे, कुल वर्ण कैसे हैं तो देखेंगे। स्वर की संख्या 11 है, अयोगवाह 2 हैं, स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्मक 4 हैं, द्विगुण 2 हैं, संयुक्त 4 और विशिष्ट व्यंजन 1। ऐसे करके कुल व्यंजनों की संख्या 53 बनती है। अब पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। अगर पूछे अयोगवाह की संख्या तो 2, स्पर्श व्यंजन की संख्या तो 25। जैसे स्पर्श व्यंजन में अभी हमने बात की थी कहाँ से कहाँ तक, क से म तक। अंतस्थ 4, कौन कौन से, य र ल व। ऊष्मक स स सह, द्विगुण ड ढ, संयुक्त 6 तर ज्ञान और स्र, 6 तर ज्ञान और ये स्र। आगे देखेंगे विशिष्ट व्यंजन में ये एक व्यंजन जोड़ा गया, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है 53। आगे देखेंगे बोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर किया जाता है। पहला है जीभ के आधार पर, दूसरा मुख के आधार पर, तीसरा ओष्ठ के आधार पर। जीभ के आधार पर मुख्यतः इसके 3 अंग हैं। अग्रभाग जिसमें छोटी, बड़ी, छोटा ए, बड़ा ए, और मध्य भाग में छोटा अ। बाकी के पश्च भाग में अ, आगत व्यंजन, उ, बड़ा उ, ओ, बड़ा ओ। मुखाकृति के आधार पर 4 हैं। कौन कौन से हैं, संवृत, इसमें छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ। अर्ध संवृत के आधार पर छोटा ए और छोटा ओ। विव्रत के आधार पर देखा जाए तो बड़ा आ। विव्रत में कौन सा आता है, बड़ा आ आता है। अर्ध विव्रत में छोटा अ, बड़ा आ, बड़ा छोटा अ और आगत व्यंजन बड़ा ए और बड़ा ओ। अर्ध विव्रत में यानी विव्रत में आ है, अर्ध विव्रत में छोटा अ है, आगत व्यंजन है, बड़ी अ है और बड़ा ओ है। ओष्ठ के आधार पर 2 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, व्रतमुखी ओ उ, ओ औ। दूसरा है अव्रतमुखी अ आ, ए ई, ए ऐ। यह क्या है, ओष्ठ प्रयोग के। अब देखेंगे व्यंजन। व्यंजन में अभी जस्ट मैंने बात की थी तो कुल व्यंजन, मूल व्यंजन जो हैं उनकी संख्या कितनी बताई थी 33। और कुल व्यंजन की संख्या, कुल व्यंजन की संख्या 39 प्लस 1 यानी 40। ये तो हुई। अब जो व्यंजन वर्ण होते हैं, एक से अधिक वर्णों का मेल होते हैं, इसे ही देखें तो स्पर्श व्यंजन, इसे ही उदित व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श या उदित व्यंजन को अगर समझें तो यह, इनकी संख्या कितनी है 25। क वर्ग में 5 हैं, च वर्ग में 5 हैं और ट वर्ग में 5 वर्ण हैं, त वर्ग में 5 हैं और प वर्ग में 5 हैं।
याद करने के लिए आपको सरल तरीका है कि यह कहाँ से बोले जाते हैं। तो इसको याद करना है क, च, ट, त, प। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन को अगर आपने इस क्रम से याद किया तो बहुत सरलता हो जाएगी कि ये वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो समझेंगे क यानी क वर्ग जो है क समान आ रहा है तो ये कंठ वर्ग याद करने का सरल तरीका है। च वर्ग, च यानी मतलब च से ऐसे ध्यान कर लिए लालच। लालच किसको होता है? जीव को होता है और जीव को ही तालव्य बोला जाता है। यानी च वर्ग जो लालच वाला वर्ग है वो कौन सा है? च वर्ग है, जिसे जिह्वा या तालव्य के द्वारा बोला जाता है। 5 वर्ण ये हैं जो तालव्य द्वारा बोले जाते हैं। ट, जैसे ही आप ट को बोल के देखेंगे ना, मुख में बोल के देखेंगे जैसे ही, तो जो जीभ है आपकी वह दांत के ऊपर पश्च भाग पर दांत से नहीं टच होगी, वो आपके तलवे ऊपर की ओर टच होगी। जैसे आप बोलेंगे ट, ठ, ड़, न, ण, ण, तो आपकी जो जिह्वा है ऊपर की ओर टच हो रही है। तो देखेंगे तो यह कहाँ से बोला जा रहा है? मूर्धन्य से बोला जा रहा है। त वर्ग जो है बगैर दांत से टच किए आप इन वर्णों को नहीं बोल पाएंगे, तो वो कौन से हैं? दंत से बोले जाने वाले वर्ण। प वर्ग ओठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अब इसमें देखेंगे जो ये पंचम वर्ण है यह अनुनासिक या पंचमाक्षर या नासिक वर्ण कहलाते हैं। आगे देखेंगे व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन तो कौन कौन से हैं? इसमें 4 हैं। य, र, ल, व। ये जो 4 हैं यह तालव्य से बोला जाता है। कंठ छोड़ दीजिए तो तुरंत ध्यान आ जाएगा। ये तालव्य से क्रम से ही पढ़ेंगे। तालव्य, च तालव्य से, य तालव्य से, र मूर्धन्य से और ल दंत से और व रह जाएगा वो का दंतोष्ठ से। व दंत और ओष्ठ का दोनों का उपयोग होता है व में। ऐसे करके याद हो जाएगा व दंतोष्ठ से। ये तीनों आपने बताया था, तीनों का क्रम याद कर लो। ऐसे करके क, च, ट, त, प ऐसे करके देखेंगे तो य, र, ल, व। कंठ छोड़ने के बाद में तीनों क्रम से आ रहे हैं ये। य, र, ल याद हो गया, व का ध्यान कर लीजिएगा दंतोष्ठ से। ऐसे ही स, स, सह उस संघर्षी व्यंजन हैं। इनको ये भी देखिए क्रम से हैं तीनों। तो यहाँ पे भी तालव्य मूर्धन्य दंत, तालव्य मूर्धन्य दंत। यहाँ कंठ है या दंत ओष्ठ है, या दंत और ओष्ठ का उपयोग है और ह है कंठ में आता है। तो बिल्कुल सरलता हो जाती है याद करने में। ऐसे आप क्रम ध्यान कर लेंगे तो दोनों में इसमें कंठ छोड़ना है और आपको उसके बाद में क्रम से लिख देना है। इसमें कंठ पहले लास्ट में कर देना है, इसमें दंतोष्ठ कर देना है। ऐसे याद हो जाएगा। स है तालव्य से और ये वाला स है मूर्धन्य से और सा ये दंत से, ह कंठ से। ऐसे करके आपके व्यंजन कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं स्वर जो कहाँ से बोले जाते हैं। ये भी क्रम से है, देखो बिल्कुल सरल तरीका है याद करने का। जब कंठ यानी अ और बड़ा और अंग है, यह तीनों वर्ण क्रम से देखो कंठ है। ये क वर्ग का है कंठ, कंठ से। यहाँ पे तालव्य से, सभी क्रम से लिख रहा हूँ मैं, देखो तालव्य फिर मूर्धन्य, मूर्धन्य। अब यहाँ पे उ ऊ, ऊ जब आप बोलोगे तब तुरंत आपको पता भी चल जाएगा कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो ये ओठ से है, दंत छोड़ने के बाद ये ओठ से है, ओष्ठ, ये ओष्ठ से है और ये है
दंत तालु, ये है दंत वो सॉरी कंठ तालु, यह कंठ और तालु से है, कंठ तालु, यानी मतलब पहला और दूसरा कंठ तालु जोड़ने के बाद ए आई बन जाता है। ओ औ कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ऐसे करके आपको ध्यान आ जाएगा कि इनकी वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से बोलने पर होती है, कैसे करके बोलते हैं, तब किससे निकलता है ये, आगे देखेंगे। आगे है वायु या उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो वायु या उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो आधार पर, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। यह स्पर्श व्यंजन की 1, 3, 4वां वर्ण है। यह स्पर्श व्यंजन, स्पर्श में से पांचों वर्ग क च ट त प, इसमें से जो कॉलम दिए गए हैं जो उन्हें वर्ड बोला जाता है, जैसे मैंने अभी दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये है, इन्हें इस तरह से इन्हें बोला जाएगा वर्ड और इस तरह से बोला जाएगा वर्ग। ध्यान रखना है, यहाँ पे हिंदी में इन्हें बोला जाएगा वर्ड, इस रॉ में ऐसे करके इस रॉ को वर्ड रॉ बोला जाएगा और इसको बोला जाएगा वर्ग। यानी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड यह अल्पप्राण है और दूसरा चौथा महाप्राण है। इसमें दूसरा चौथा क्या है, महाप्राण। अभी बात की कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड जो है वो अल्पप्राण में आता है और अंतस्थ यरलव ये सभी अल्पप्राण हैं और जितने भी स्वर हैं सभी क्या हैं, अल्पप्राण हैं। यहाँ पे दूसरा चौथा महाप्राण और ऊष्मक भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, घोषत्व तंत्री या कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन दो आधार पर होता है। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ग यह क्या है, अघोष है। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ड, पहले और सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ड स स स ये क्या हैं, अघोष हैं। यानी और सघोष कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन का सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड जो होता है और सभी स्वर अंतस्थ और ह ये क्या हैं, सघोष हैं। इसी तरह से आपका चैप्टर पूरा हुआ। अब इसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। जैसे हिंदी में कुल 10 मात्रा हैं, हिंदी में कुल कितनी हैं, 10 मात्रा हैं, जिसमें जो छोटा अ है, अ की कोई मात्रा नहीं है। 10 मात्राएं कौन कौन सी हैं, ये अ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। यहाँ पे रिवीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लाइनर किया हुआ है, जो मैं खुद भी थोड़ा बहुत बताता जाऊंगा और आपसे भी प्रश्न करता जाऊंगा, क्योंकि पीछे हम क्लास कर चुके हैं।
जैसे हिंदी में 10 तो मात्राएं हैं, अ की कोई मात्रा नहीं है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। आगे देखेंगे, हिंदी भाषा में लृ को विलुप्त स्वर माना क्योंकि लृ को संस्कृत वैदिक भाषा में स्वरों की श्रेणी में रखा गया है जो दंत के द्वारा बोला जाता है। अगला देखेंगे, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। कौन कौन सी है? छोटा, छोटी, बड़ा ऊ, सॉरी छोटा ऊ, रे, ल, ए, ऐ, ओ, औ। अगर पूछे भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो भोलानाथ के अनुसार कितनी है? 10 है। वैसे कितनी है? 11। अगर पूछे भोलानाथ तिवारी के अनुसार कौन सा स्वर की श्रेणी में नहीं माना गया है, तो रे को नहीं माना है भोलानाथ तिवारी ने। अगला देखेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के या अक्षरों के योग को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ड, ढ़ को द्विगुण या उच्छिप्त या उश्रिप्त, श्रिप या संकर वर्ण या ताड़नजात वर्ण या विकसित वर्ण भी कहा जाता है। यानी देख लीजिए भाई, कितने नामों से उच्छिप्त व्यंजन को जाना जाता है? द्विगुण, उश्रिप, संकर वर्ण, ताड़नजात वर्ण या विकसित वर्ण भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ण ज व भ हैं, जिन्हें पहले जफ और भव के रूप में लिखा जाता था। आगे देखेंगे, अर्धस्वर य और व हैं। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा आपको, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो यरलव अंतस्थ व्यंजन हैं उसमें से य व तो अर्धस्वर हैं, और र और ल को क्या कहा जाता है? जैसे र को लुंठित कहा जाता है, लुंठित। ऐसे ही आपको बताना है ल को किस नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, आ, उ, ई, बड़ा, बड़ाऊ, बड़ी, इसे मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। अगर पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4। कौन कौन से हैं? छोटा अ है, छोटा ऊ है, छोटी ई है, अ, उ, ई और एक रे है। अगर पूछा जाए मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, तो 3 है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ है, बड़ा ऊ है, बड़ी ई है। आगे देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण मुख्यतः क वर्ण के बाद आता है, तभी तो बनता है 6। ऐसे करके क प्लस स, तभी क्या बनता है? 6। अब आपको बताना है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। आगे है, संस्कृत भाषा में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जितने भी मैं वन लाइनर प्रश्नों को कर रहा हूँ, यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, जिनको आपको रिवीजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे देखेंगे, जब समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, जब समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें
द्वित्व या युग्मक व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली में क्या हो रहा है, समान व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, युग्मक व्यंजन या द्वित्व व्यंजन। अगला देखेंगे, किस स्वर के उच्चारण में स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर मैंने बताया था, हिंदी में उल्लेख नहीं है, संस्कृत में है उसका, और उसे हिंदी के 3 के तरह लिखा जाता है। आगे देखेंगे, स तालु से और स मूर्धन्य से स दंत वर्ग में आता है। अगर आपको मैंने बताया था क च ट त प, मतलब च जो है च तालव्य और ट मूर्धन्य और त दंत, ये क्रम से हैं तीनों, और ये भी क्रम से लिखे जाते हैं ऐसे ही। तो याद करने में बहुत सरलता है, आपको थोड़ा बस वही 5 वर्णों का क्रम याद रखना है और आपका क्लियर हो जाएगा। 5 वर्णों का ये ध्यान रखना है, कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ग का वर्ड जो है कौन से तरह से बोला जाता है। तो आगे देखेंगे, ल और स दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्र तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। आगे देखेंगे, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण ऊष्मक, पार्श्विक, उच्छिप्त के रूप में होता है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो काकल्य। अब देखेंगे, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ में। अर्ध विव्रत कौन सा है? ए है। बड़ा ए क्या है? अर्ध विव्रत है। यानी, और विव्रत क्या है? विव्रत मैंने बताया था अकेला क्या है? बड़ा आ है। विव्रत, अर्ध विव्रत जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो, उसे क्या बोला जाता है? निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। केवल मुख से जिनकी ध्वनि निकलती है उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं। इसी प्रकार आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे चैप्टर तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको चैप्टर में कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।